नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आशीष तिवारी एकेडमी पर। मैं हूं सिमरन और इस चैनल पर हम क्लास 9 टू 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हो और चाहते हो कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो, तो समझ लो ये चैनल आपके लिए ही बना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th के होम साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और जिनसे पेपर का 60 टू 70 पार्ट कवर अप हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इस वीडियो में हम 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दाग का गलत जोड़ा और उसका प्रकार चुनिए। पहले हम ये जान लेते हैं कि दाग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम दाग की बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है पशुजन्य दाग। पहला जो दाग है वो है पशुजन्य दाग। पशुजन्य दाग जो होता है वो कौन से दाग होते हैं जिसमें दूध के दाग या घी के दाग या फिर अंडे के जो दाग होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो है वनस्पति करी, यानी कि वनस्पतीय दाग। ठीक है, वनस्पति जन्य दाग। ठीक है। इसमें कौन कौन से दाग आते हैं? इसमें दाग आते हैं जो हमारे वनस्पति से संबंधित होते हैं, जैसे चाय का दाग, हल्दी का दाग। ये सारे हमारे वनस्पति संबंधी दाग में आते हैं। अगर हम बात करें खनिज जंग यानी खनिज दाग की, जो हमारा खनिज दाग है उसमें कौन से दाग आते हैं? उसमें आते हैं जंग और सिहाई। ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये जो होते हैं हमारे वो जंग वाले दाग में आते हैं। अगर हम बात करें डाई पेंट की, तो डाई पेंट क्या होता है? वो किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे एंटी एजेंट्स कलरिंग होते हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दाग का गलत जोड़ा बताना है, यानी जो दाग नहीं है। तो डाई पेंट क्या है? हमारा दाग नहीं है। आंसर इसका डी हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस उम्र में एक बच्चे के पास 2000 से लेकर 2500 शब्दों की शब्दावली होती है? तो अगर हम बात करें 2 से 3 साल के बच्चों की, तो 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं इनके पास बहुत कम शब्द होते हैं। ठीक है, इन बच्चों के पास 2 से जो 3 साल के बच्चे होते हैं इनके पास बहुत कम शब्द होते हैं और ये बहुत कम बोल पाते हैं। अगर हम बात करें 5 से 6 साल के बच्चों की, तो इस उम्र में बच्चों का भाषा का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा 2000 से लेकर 2500 तक के जो शब्दों की शब्दावली होती है वो होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 5 से 6 साल। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं इसमें उनका भाषा का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। इस उम्र तक बच्चे क्या करते हैं? 2000 से 2500 के जो शब्द होते हैं उनको समझने लगते हैं और बोलने लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किशोर अवस्था किशोर अवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द प्यूबर्टी का अर्थ क्या है? अगर हम बात करें किशोर अवस्था में जो प्यूबर्टी है शब्द, या जिसको हम यौवन के नाम से भी जानते हैं, उसकी बात करें तो उसका अर्थ क्या है हमें ये बताना है, प्यूबर्टी का अर्थ बताना है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं लैंगिक परिपक्वता, सामाजिक विकास, गुस्से में आग बबूला और भाषा विकास। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो लैंगिक परिपक्वता है इसमें क्या होता है, शरीर में हमारी किशोर अवस्था में जो हमारे जो शरीर होता है उसमें सारे हमारे जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी हार्मोनल बदलाव जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, हार्मोनल बदलाव आते हैं। हार्मोनल बदलाव के कारण ही क्या होता है कि जितने भी लड़के लड़कियां होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। तो इसका आंसर हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो थर्ड करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति धब्बे का प्रकार नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति धब्बे का प्रकार नहीं है? जैसा मैंने भी आपको बताया कि वनस्पति धब्बे कौन-कौन से होते हैं, जो हमें पौधों से मिलने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं और उनसे लगने वाले जो होते हैं दाग, वो हमारे कौन से होते हैं? वनस्पति धब्बे होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, वनस्पति धब्बे कौन से होते हैं? वनस्पति का मतलब होता है पौधे, ठीक है? वनस्पति का मतलब होता है पौधे और इन पौधों से जितने भी हमें पदार्थ मिलते हैं, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो या फूल हो, फल हो, मसाले हो, सब्जियाँ हो, जितने भी हमें इनसे पदार्थ मिलते हैं, वो क्या होते हैं जब हमारे कपड़ों पर या किसी सतह पर, ठीक है? जब किसी सतह पर या हमारे कपड़े पर गिरते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो पौधों से बने दाग कहलाते हैं, यानी वनस्पति धब्बे कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें, इसमें हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि वनस्पति धब्बे नहीं है, वनस्पति धब्बे का प्रकार नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पौधों से हमें चाय भी मिलती है, कॉफ़ी भी मिलती है, फल भी मिलते हैं। ऑप्शन जो डी है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा जंग। क्या हमें पौधों से जंग मिलता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वनस्पति धब्बे का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? जंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि बच्चों में अस्थायी या दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? अगर हम अस्थायी की दांतों की बात करें, या अस्थायी दांतों को हम दूध के दांतों के नाम से भी जानते हैं और इन्हें प्राथमिक दांतों के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में आपको इन तीनों टर्म में से कोई भी यूज की गई हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि अस्थायी दांत और दूध के दांत और प्राथमिक दांत जो है ये तीनों एक ही होते हैं। तो अगर हम बच्चों में बात करें अस्थायी दांतों की, तो अस्थायी दांत जो होते हैं बच्चों में वो होते हैं 20। और जब ये जो अस्थायी दांत होते हैं 5 से 6 साल की उम्र तक बने रहते हैं। उसके बाद जब ये गिरते हैं तो इनकी जगह कौन ले लेता है? स्थायी दांत ले लेता है, ठीक है? स्थायी दांत ले लेते हैं और स्थायी दांत के जो संख्या होती है वो होती है 32, ठीक है? स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय नियोजन का चरण नहीं है? समय नियोजन मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा वो नहीं है, चरण नहीं है? अगर हम समय नियोजन की बात करें तो समय नियोजन में यानी टाइम मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं? हम जितनी भी हमारी गतिविधि होती है उनकी एक क्या बना लेते हैं? सूची तैयार कर लेते हैं, यानी चेकलिस्ट के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, ये बना लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है कि लचीले और गैर लचीले कार्य जो होते हैं हमारे, उसको भी हम एक समूह में बांट देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अपने वर्क को। और जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं उसका एक हमें क्या होता है? अपेक्षित समय का हम अनुमान लगा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा संतुलन ना बनाना, यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या कर रहा है कि संतुलन ना बनाना क्या कर रहा है? टाइम मैनेजमेंट का जो समय नियोजन का जो चरण है, गलत चरण जो है वो संतुलन ना बनाना ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है जिसमें हमसे पूछा है कि हिम शिथित मटर में कौन सा मानक चिन्ह उस इसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है? यानी हिम शिथित मटर कौन सी होती है हमारी? जो हमारी फ्रोजन मटर होती है उसको हम बोलते हैं हिंदी में शीत मटर, ठीक है? तो बात करें अगर हम उच्च गुणवत्ता की या फिर हम बात करें मानक चिन्ह की, तो मानक चिन्ह जो होते हैं हमारे वो किसी भी वस्तु में या किसी भी हम कह सकते हैं उपकरण में जो होते हैं, इनकी जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इनकी क्या भूमिका होती है मानक चिन्हों की? कि ये किसी भी वस्तु में उसके या उपकरण में क्या दिखाते हैं? उस वस्तु की या उस उपकरण की उच्च गुणवत्ता को दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें हिम शिथित मटर की, यानी जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ से संबंधित जो जितने भी चिन्ह हैं वो जितनी भी जो खाद्य पदार्थ है हमारे, उस पे हमें कौन से चिन्ह देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, FSSAI, ठीक है? FSSAI जो है वो हमारे सारे खाद्य पदार्थों पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है? अगर हम बात करें वूल मार्क की, तो वूल मार्क जो होता है हमारा, ये हमारे ऊनी वस्त्रों से संबंधित होता है, यानी जितने भी हमारे जो कपड़े होते हैं ऊन वाले, जितने भी सर्दियों के कपड़े होते हैं, वूल मार्क हमें उस पे देखने को मिल जाएगा, जैसे शॉल, कंबल, ठीक है? इन सब पे देखने को हमें मिलता है। जो वूल मार्क है वो क्या दर्शाता है? वो उस कपड़े के अंदर
जो ऊन की जो गुणवत्ता है या उसकी जो शुद्धता है उसको दर्शाता है। अगर हम बात करें ISI ISI मार्क की बात करें तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है बिजली के उपकरणों पे, ठीक है, बिजली के उपकरण पे देखने को मिलता है। दूसरा, ये हमें सीमेंट पे देखने को मिलता है और इसके साथ साथ ये हमें प्रेशर कुकर पे भी देखने को मिलता है, जो कि इसकी क्वालिटी को दर्शाता है SIS मानक चिन्ह, ठीक है। अब हम बात करें हॉलमार्क चिन्ह की, तो हॉलमार्क चिन्ह जो होता है वो हमारी सारी ज्वेलरीज पे पाया जाता है जो सोने और चांदी से संबंधित होती हैं। जितनी भी ज्वेलरी यानी सोने और चांदी की जितनी भी वो होती है हमारी ज्वेलरी, उसमें हमें क्या मिलता है? हॉलमार्क का चिन्ह मिलता है, जो कि क्या दर्शाता है कि सोने की जो शुद्धता है वो कितनी है, या चांदी की जो शुद्धता है या उसकी जो गुणवत्ता है वो कितनी है। तो ये जितने भी आपको मार्क दिए हुए हैं, एक बार आप इसको अच्छे से स्टडी करके एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क है। कभी भी पूछ लेता है, MCQ में भी पूछ लेगा आपसे, या 1 मार्क उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछ लेगा, डेफिनेशन पूछ लेगा, एग्जाम्पल्स पूछ लेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, हिम क्षितिज मटर से संबंधित जो मानक चिन्ह है वो हमारा कौन सा है? FSSAI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि घरेलू कीड़े जो होते हैं, घरेलू कीड़े जो घरेलू कीड़े होते हैं उससे आप अपने रसोई घर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? यानी जो घरेलू कीड़े होते हैं आप उनसे अपने रसोई घर को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं? तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है नालियाँ खुली छोड़कर, नालियों पे कॉकरोच ट्रैप लगाकर, खिड़कियाँ व दरवाजे शीशे के बनवाकर, या कोनों व दरार में गुथा हुआ आटा भरकर। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी कीड़े होते हैं, घरेलू कीड़े जो होते हैं, वो रसोई घर के अंदर किस तरीके से प्रवेश करते हैं? नालियों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा ही नहीं। तो नालियों पर कॉकरोच ट्रैप लगाकर, ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी घरेलू कीड़े होते हैं या कॉकरोचेस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे रसोई घर में नालियों से आते हैं। तो अगर हम इन नालियों पे ट्रैप लगा देंगे तो जितने भी घरेलू कीड़े हैं या कॉकरोच हैं वो दोबारा किचन में नहीं आएंगे। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो खिड़की व दरवाजे शीशे के बनवाकर भी फिर भी क्या हो रहा है? अगर हम खिड़की और दरवाजे शीशे के बनवा रहे हैं तो उससे भी क्या हो रहा है कि जो जितने भी घरेलू कीड़े हैं वो तो नालियों से ही आ रहे हैं, तो खिड़की और दरवाजे बनवाने का तो कोई फायदा है ही नहीं। और ऑप्शन डी की बात करें तो कोनों व दरारों में गुथा हुआ आटा भरकर, यानी जो हमारी जो साइड की जो दीवारें होती है, मतलब दीवारों के बीच में जो दरारें होती हैं, अगर हम उसमें गुथा हुआ आटा भर दे तो क्या इससे आएंगे कॉकरोच? नहीं, ये भी हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नालियों पर हम कॉकरोच ट्रैप लगाएंगे जिससे कि घरेलू कीड़े जो हैं और साथ ही साथ जो कॉकरोचेज हैं वो हमारे किचन में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पढ़ना और टीवी देखना किस प्रकार की गतिविधियां हैं? पढ़ना और टीवी देखना, जिसमें हम पढ़ना और जो टीवी देखना है इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं, शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं। हम एक स्थान पर ही बैठे हुए हैं जिसमें जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रही है? हमारी आंखें काम कर रही हैं और हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव है, ठीक है, पढ़ते समय और टीवी देखते समय। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक बल या शारीरिक श्रम नहीं लगा रहे हैं। तो अगर हम इनकी गतिविधियों की बात करें तो ये जो गतिविधियां हैं हमारी वो कितने तरीके की हैं? हल्की, माध्यम, निश्चित और भारी। तो अगर हम पढ़ने और टीवी देखने की बात करें तो ये हमारी जो गतिविधि है वो हल्की है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हम शारीरिक श्रम नहीं लगा रहे, इसलिए हम इसको हल्की गतिविधि बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में आपको हाथ धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती? इसमें क्या पूछा है कि ऐसी कौन-कौन सी स्थिति है जब आप अपने हाथों को आपको अपने हाथों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे ऑप्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या हम फ्रिज में से जब भी भोजन निकालने जाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? अपने हाथ धोते हैं। अपने मुँह और बाल को टच करने के बाद भी हम क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। ऑप्शन डी क्या है हमारा? भोजन पकाने से पहले भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम हाथ धोते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कूड़ा फेंकने से पहले हम हाथ धोना हमें ज़रूरी नहीं होता। ठीक है? क्योंकि जो हमारे हाथ होते हैं वो पहले से ही गंदे होते हैं, तो हमें हाथ धोने की ज़रूरत है ही नहीं कि कूड़ा फेंकने से पहले। आपने सुना है कभी किसी को कि कूड़ा फेंकने से पहले कोई हाथ धो रहा है? नहीं। ठीक है? तो ऑप्शन सी जो होगा इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें हमसे पूछा है कि खाद्य तेल खरीदते समय मिलावट से बचने के लिए आप क्या करेंगे। अगर हम बात करें खाद्य तेल की, यानी कि जो हमारे खाने वाले जो तेल होते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ठीक है, ये जितने भी ऑयल होते हैं यानी जितने भी तेल होते हैं, इसको खरीदते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जिससे हम मिलावट वाला तेल खरीदने से बच सकें। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि सीलबंद पैकेट और बोतल खरीदेंगे, आकर्षक पैकेट और बोतल देखेंगे, आईएसआई का मार्क देखेंगे, खुला और सस्ता तेल खरीदेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सीलबंद पैकेट और बोतल खरीदेंगे। सीलबंद पैकेट में जो होता है वो मिलावट के चांसेस बहुत कम होते हैं। सीलबंद पैकेट जो होता है उसमें क्या होता है, मिलावट के चांसेस बहुत कम होते हैं, और साथ ही साथ उसकी जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एक तरीके से हमें हमें कभी भी हमें उसमें इतनी संभावना देखने को नहीं मिलती कि उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट होगी। सीलबंद पैकेट में हमेशा मिलावट की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर हम इसके ऑप्शन 2 को देखें तो इसमें बोला है आकर्षक पैकेट। आकर्षक पैकेट मतलब कि उसका डिज़ाइन देख के, उसका कलर देख के हम चॉइस करेंगे। नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, आईएसआई का मार्क देखेंगे। नहीं, ऑप्शन सी भी जो है हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि आईएसआई का मार्क हमने क्या पढ़ा था कि आईएसआई का मार्क हमें सीमेंट पे देखने को मिलता है, ठीक है, बिजली के उपकरण पे देखने को मिलता है और प्रेशर कुकर पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, खाद्य तेल की बात हो रही है, तो आईएसआई का मार्क हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। खुला और सस्ता तेल खरीदेंगे? नहीं, अगर हम खुला और सस्ता तेल खरीदते हैं तो उससे भी क्या हो जाएगा, हम मिलावट के शिकार हो जाएंगे और हम मिलावटी खाद्य तेल खरीदने से क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि 3 वर्ष की आयु के बच्चे में अहं केंद्रिकता का विशिष्ट लक्षण है कि वह, मतलब जो 3 साल का जो बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक अहं केंद्रिकता है। अहं केंद्रिकता मतलब कि अ, जो छोटे बच्चे होते हैं, हम आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से या 2 साल के जो होते हैं, 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना कर दो कि आपको इससे नहीं खेलना, ये टूट जाएगा, या कोई सामान है आपको इससे नहीं खेलना, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, वो अपना एक नज़रिया रखते हैं कि नहीं, मेरे को इससे खेलना है तो खेलना है, वो दूसरों की बात नहीं समझते। ठीक है, तो जो अहं केंद्रिकता होती है इसका मीनिंग होता है कि इस आयु में जो 3 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उसमें अहं केंद्रिकता का जो लक्षण होता है वो क्या होता है कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। यानी आप उन्हें शैतानी करने के लिए मना करो, ठीक है, बाहर जाने के लिए मना करो, किसी भी काम के लिए अगर आप उन्हें मना करते हैं 3 वर्ष की आयु के बच्चों को, तो वो क्या करते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते, वो अपना एक नज़रिया रखते हैं। ठीक है, वो अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं कि मेरे को ये करना है तो करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निवेश की एक योजना जो डाक खाने में उपलब्ध नहीं है। डाक खाने की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, तो इसमें हमें योजनाएं दी हुई हैं सारी। ठीक है, और ये बताना है कि जो डाक खाना है उसमें एक निवेश की योजना नहीं है। ठीक है, अगर हम आवर्ती जमा खाते की बात करें तो ये भी एक योजना है। राष्ट्रीय बचत पत्र और आवर्ती जमा खाता ये दोनों ही किसान से संबंधित योजनाएं हैं। ठीक है, भविष्य निधि जो है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो भविष्य निधि है वो किससे संबंधित है, हमारी नौकरी से संबंधित है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि ये जितनी भी ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में ये जितनी भी हमें क्या दी हुई हैं, योजनाएं दी हुई हैं, ये किससे संबंधित है, हमारी निवेश से संबंधित है। तो हमसे क्या पूछा है कि हमें ये बताना है जो निवेश से संबंधित नहीं है। तो भविष्य निधि जो है वो हमारी निवेश से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें जो होता है भविष्य निधि में, ये किसमें किससे संबंधित थी, नौकरी से संबंधित थी, रोजगार से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमसे पूछा है कि गेहूं के आटे की थैली खरीदते समय आप किस मानक चिन्ह की जांच करेंगे। गेहूं के आटा खरीदते समय आप कौन से मानक चिन्ह की जांच करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मानक चिन्ह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन हो या फिर 1 मार्क वाले एमसीक्यूज हो, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। तो हमारा जो गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे की जो थैली है, हम उसको खरीदते समय एग मार्क का ध्यान रखेंगे, एग मार्क चिन्ह का ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो एग मार्क चिन्ह होता है वो हमारा कृषि से संबंधित गुणवत्ता को दर्शाता है, यानी कि जितनी भी हमारी खेती से संबंधित चीजें हैं, चाहे वो हमारी दाल हो, ठीक है, चाहे वो हमारे गेहूं हो, चाहे वो हमारा जौ हो, ठीक है, ये जितने भी हमारे कृषि से संबंधित उत्पादक होते हैं, यानी जितने भी हमारे कृषि से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं, वो एग मार्क का जो चिन्ह होता है वो हमें इस पे देखने को मिलता है, कृषि से संबंधित उत्पादकों पे। और ये क्या करता है, एग मार्क का चिन्ह भी क्या दर्शा रहा है, उसकी उच्च गुणवत्ता को दर्शा रहा है, जितने भी हमारे कृषि उत्पाद हैं उन सबकी उच्च गुणवत्ता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। खेलते समय एक बच्चे ने अपने खिलौने को खोल कर तोड़ दिया। एक बच्चा है, और आपको पता होगा बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है। उनको नई नई चीज़ों को देखना बहुत पसंद है, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं उनके पीछे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हो रही है। तो हमसे क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें ये पूछा है कि एक बच्चा है जिसने खेलते समय अपने खिलौने को तोड़ दिया, उसके इस खेल के तरीके को हम क्या कहेंगे। यहाँ पे हमें अलग अलग वो दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है प्राकृतिक। अगर हम प्राकृतिक खेल की बात करें तो प्राकृतिक खेल में हमारे जितने भी कल्पना से संबंधित खेल होते हैं, यानी जो गर्ल्स सबसे ज़्यादा खेलती हैं, जैसे गुड़िया से खेलना, ठीक है, जितने भी हमारे काल्पनिक खेल होते हैं, या घर घर खेलना, किचन सेट से खेलना, तो ये सब इसमें आते हैं, प्राकृतिक खेल में आते हैं, और प्राकृतिक खेल को हम काल्पनिक खेल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, जिज्ञासापूर्ण खेल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 15 का आंसर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, एक जिज्ञासा है। वो क्या उसके अंदर क्या जिज्ञासा है, वो देखना चाहता है उस खिलौने को तोड़कर कि उसके अंदर क्या है, वो किस तरीके से उसका खिलौना जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये जिज्ञासा है, वो कैसे बना है, ठीक है, कैसे बना है, ठीक है, और कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी जिज्ञासा क्या है, बच्चे के अंदर है, और वो इसलिए अपने खिलौने को तोड़कर उससे खेल रहा है, और इसी खेल को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासापूर्ण खेल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि सही मुद्रा में काम करना आवश्यक क्यों है। अगर हम यहाँ पे मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे जो मुद्रा है वो पैसे वाली मुद्रा की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है हमारे पोस्चर की, ठीक है, हमारे जो बॉडी का जो पोस्चर होता है, ठीक है, हम जिस पोस्चर में बैठ के काम करते हैं वो सही पोस्चर क्यों होना चाहिए। क्योंकि इससे व्यक्ति के शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है? नहीं। समय पर काम का समाप्त कर सकता है? समय पर काम समाप्त कर सकता है? नहीं। ऊर्जा की बचत होती है? करेक्ट। आंसर इसका जो सी है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठ के काम करेंगे, सही पोस्चर में बैठ के काम करेंगे, सही मुद्रा में बैठ के काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, जितनी भी हमारी ऊर्जा की जो खपत है, यानी जितनी भी हमारी एनर्जी लग रही है उस काम को करते टाइम, वो क्या होगी, उसकी बचत होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को बचा सकेंगे। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। दो कार्य एक साथ कर सकता है? नहीं। सही पोस्चर से क्या होगा, क्या हम दो कार्य एक साथ कर सकते हैं सही पोस्चर में बैठ के? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सही पोस्चर में बैठ के हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि एक परिवार सार्वजनिक यातायात में सफर करता है। अगर हम सार्वजनिक यातायात की बात करें तो इसमें हमारी जितने भी सार्वजनिक यातायात होते हैं, जैसे बस हो गया, ठीक है, बस वगैरह जो होती हैं वो इसमें आते हैं सार्वजनिक में, ठीक है। एक परिवार क्या कर रहा है, बस में ट्रैवल कर रहा है, सफर कर रहा है, और अपने धन की बचत करता है। यह आय किस तरह की आय कहलाती है? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है प्रत्यक्ष वास्तविक आय, आत्मिक यानी कि कल्पित आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, या फिर मौद्रिक आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मिक कल्पित आय, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो इंसान है इसमें उसकी क्या होती है, आत्मिक यानी कि उसका जो आत्म डिसीजन है, यानी कि जो उसका खुद का जो डिसीजन है वो इसमें उससे संबंधित होता है। वो क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से ही तो सार्वजनिक यातायात में सफर कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, अपने धन की बचत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आय होती है वो हमारी आत्मिक आय कहलाती है, जिसमें हम
खुद अपने निर्णय लेकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं हमारे जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। अगर हम बात करें सेब और संतरे की, तो सेब और संतरे जो है वो हमें क्या कर रहे हैं, क्या देते हैं सेब और संतरे हमें, हमें एक तरीके से कह सकते हैं हमें विटामिन्स का काम करते हैं सेब और संतरे, ठीक है। सेब और संतरों से हमें क्या मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी यानी हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। ऑप्शन ए की बात करें तो सेब और संतरे हमें क्या दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है खनिज लवण, या फिर हम कह सकते हैं आयरन, ठीक है, और विटामिन भी मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है दूध और दूध से बने पदार्थ, ठीक है। दूध और दूध से बने पदार्थ भी क्या कर रहे हैं, हमें क्या देते हैं, दूध और दूध से बने पदार्थ हमें कैल्शियम देते हैं, ठीक है। कैल्शियम मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है, तो वसा मिलता है। तो दूध और दूध से बने पदार्थ क्या कर रहे हैं, हमें वसा दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, ठीक है। ये सब मिलके हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चीनी एवं मेवे। चीनी एवं मेवे क्यों होगा, क्योंकि चीनी और मेवे जो होता है इससे हमें क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हमसे पूछा है कि टेढ़ी मेढ़ी चने की दाल जैसी दिखने वाली दाल किस मिलावट की ओर संकेत करती है। अगर हम बात करें दाल में मिलावट की, तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से हमें ये बताना है कि जो दाल है, दाल के अंदर किस चीज़ की मिलावट की जाती है। तो दाल के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो मिलावट होती है वो होती है मेटानियल येलो कलर की, ठीक है। मेटानियल ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें किसमें देखने को मिलता है, मेटानियल येलो कलर। ये एक तरीके का रसायन होता है, ठीक है, एक तरीके का रंग होता है, ठीक है, जिसको रसायन होता है एक तरीके का हानिकारक, जो किसमें मिलाया जाता है, दालों में मिलाया जाता है, ठीक है। दाल में मिलाया जाता है, हल्दी में मिलाया जाता है, ये पीला कलर का होता है, ठीक है, जो क्या करता है, दाल को या हम कह सकते हैं हल्दी को एक चमक प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, दालों के अंदर मेटिनियल येलो कलर की मिलावट की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है, आप 4 माह के भतीजे के लिए आप इनमें से कौन सा खिलौना खरीदेंगे। यानी आपके घर में एक छोटा बच्चा है 4 महीने का, ठीक है, तो आप इनमें से कौन सा खिलौना उसके लिए खरीदेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, झुनझुना, जो 4 साल के सॉरी जो 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उनकी जो सेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। वो अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, आवाज़ों को पहचानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा झुनझुना देना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों का जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है, जिसको हम हिंदी में स्थूल अ, स्थूल मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्थूल मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं। यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट में इनका जितना भी वो डेवलपमेंट होता है फिंगर से रिलेटेड, ठीक है, फिंगर से रिलेटेड या किसी चीज़ को पकड़ने से रिलेटेड, वो हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है, जिसको हम हिंदी में स्थूल मांसपेशीय विकास के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होगा अगर हम 4 महीने के बच्चे को झुंझुना ला के देते हैं, ठीक है, अगर हम 4 महीने के बच्चे को झुंझुना ला के देते हैं तो उससे क्या होगा, उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है, उसको उसकी जो पकड़ने की जो स्थिति है, पकड़ने की उसकी जो पकड़ होगी किसी भी चीज़ को, वो क्या होगी, वो मजबूत होगी। क्यों होगी, क्योंकि झुंझुना जो है वो वेट में कैसा है, लाइट वेट है, ठीक है, हल्का है पकड़ने में, इजीली बच्चा उसको पकड़ सकता है, जिससे उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी, स्थूल मांसपेशियों का विकास होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ उसकी जो अंदर की जो आवाज़ है, झुंझुने को बजाने पे जो आवाज़ आती है, उससे भी क्या होगा, बच्चे की जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी, बहुत ज़्यादा क्या होगा, उनका विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 20 क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बच्चा किस आयु में अपना पहला चित्र बना सकता है।
ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 2.5 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपनी उंगलियों की जो पकड़ होती है उसको मजबूत करना सीखता है। आंखों के बीच में और हाथ के बीच का जो उसका बैलेंस होता है, जिसको हम समन्वय के नाम से भी जानते हैं, इसको करना सीखता है। ठीक है। और उसके आसपास जितनी भी आकृतियां होती है, चाहे वो रेखाएं हो, ठीक है, चाहे वो सर्कल हो या हमारी लाइंस हो, ठीक है, उनकी सहायता से वो क्या करता है, आकृतियों को बनाना शुरू करता है। और ये जो आकृतियां वो बनाता है वो किससे बनाता है, क्रेयॉन से बनाता है, क्रेयॉन्स कलर से बनाता है। जो कि क्या कर रही हैं, क्रेयॉन्स कलर क्या कर रहे हैं, जो उसकी मांसपेशियां हैं उसको एक तरीके से मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहला चित्र जो बच्चा बनाता है वो अपनी 2.5 वर्ष की आयु में सबसे पहला अपना चित्र बना सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या है, 22 क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि रिया रसोई घर में भोजन पकाने के साथ साथ गंदे बर्तन भी धोती है। एक समय में दो कार्य करना क्या कहलाता है? अगर एक समय में दो कार्य करने की अगर हम बात करें तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी जो होगा इसमें हमारा करेक्ट होगा, सामंजस्य, यानी कि जिसको हम डब टेलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना। क्योंकि क्योंकि अगर हम बात करें घर के काम की, तो एक रसोई के अंदर जो रिया है वो खाना भी बना रही है और साथ ही साथ क्या कर रही है, बर्तन भी धो रही है। तो उसके बीच में क्या हो रहा है, एक सामंजस्य स्थापित हो रहा है। ठीक है, जिसको हम डैप टेलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये समय और टाइम की दोनों की बचत करता है। मतलब एक समय में हम दो काम कर सकते हैं, यानी भोजन भी पका सकते हैं और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, बर्तन भी साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है सामंजस्य जो होता है वो हमारी ऊर्जा और समय दोनों को बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा है कि जो हस्ततन होते हैं हमारे, ठीक है, यानी कि हस्ततन का मीनिंग होता है कि किसी चीज को छूना। ठीक है, भोजन को छूने से पहले हमें हाथ धोना क्यों जरूरी होता है? हस्तन का मीनिंग होता है धोना। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है धोना। तो अगर हम बात करें हस्तन की, ठीक है, यानी कि हाथ धोने की, अगर हम भोजन से पहले अपने हाथ क्यों धोते हैं, सबसे क्यों जरूरी होता है हमारे हाथों को धोना भोजन से पहले? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हमें क्या बोला है कि भोजन की नमी बढ़ाने के लिए, नहीं। ऑप्शन बी भोजन को कीटाणु रहित रखने के लिए। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भोजन से पहले हाथ धोना इसलिए जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत ज्यादा कीटाणु जो होते हैं वो लगे होते हैं, वायरस लगे होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं हमारे हाथ में। तो भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को कीटाणु रहित अगर बनाना है तो हमें हाथ धोने की आवश्यकता होती है, जिससे हम जो है हमारा भोजन जो है वो हम क्या कर सके, उसको सुरक्षित रख सके, स्वच्छ रख सके और भोजन को दूषित होने से बचा सके। अगर भोजन दूषित नहीं होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बीमारी फैलने के जो चांसेस है, बीमार होने के जो चांसेस है वो बहुत कम होंगे। ऑप्शन सी की बात करें हम, ऑप्शन सी हम हमें दिया हुआ है कि भोजन को ठंडा रखने के लिए, क्या हम भोजन को ठंडा रखने के लिए हाथ धोते हैं? नहीं। ऑप्शन सी भी जो होगा हमारा आंसर जो होगा वो गलत होगा। भोजन को बासी होने से बचाने के लिए, नहीं। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है कि एक धब्बा हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब जो जो धब्बे होते हैं यानी कि जो दाग होते हैं हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? ठीक है, अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। रंग और आकार के आधार पर, अगर हम रंग और आकार की बात करें तो रंग मीन्स कि अगर उसका जो रंग है धब्बे का वो लाल है, नीला है, पीला है, काला है, उससे हमें क्या पता चल जाता है कि वो किस चीज का दाग है, ठीक है, किस चीज का धब्बा है। आकार की बात करें तो आकार जितना फैला हुआ होगा, जितना छोटा होगा, जितना बड़ा होगा, उससे भी पता चल जाता है कि जो धब्बा है हमारा वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा 24 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमें दिया हुआ है कि कार्य गतिविधियों और उसके उदाहरणों के गलत युग्म का चयन कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पे एक तरफ कार्य दिए हुए हैं, एक तरफ हमें गतिविधियां दी हुई है, और हमें ये बताना है कि इसमें से जो गतिविधि और कार्य है वो कौन सा गलत उसका पेयर है, ये बताना है हमें। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है भारी गतिविधियां, दौड़ना, पोछा लगाना, ठीक है, और सामान्य गतिविधियां इस्त्री करना, भोजन पकाना, मौसमी गतिविधियां अचार बनाना, सर्दी के कपड़े सुखाना, हल्की गतिविधियां जॉगिंग और झाड़ू, नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें हल्की गतिविधियों की तो जॉगिंग और झाड़ू लगाना जैसी गतिविधि क्या होंगी इसके अंदर, गलत पेयर बना रही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो हल्की गतिविधियां होती हैं उसमें हमारा किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं लगता, शारीरिक मेहनत नहीं लगती। हम उसमें केवल बैठे होते हैं, जिसमें हमारा जो मानसिक, जो हमारा जो ब्रेन है
जो हमारा दिमाग है वो ही एक्टिव होता है, हमारी आंखें जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, कार्य कर रही होती है, मतलब देख रही होती हैं। तो हल्की गतिविधियों में कौन सी आएंगी हमारी गतिविधियां, जो हम बैठ के किसी भी काम को कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं बैठ के, तो ये क्या है, हमारी हल्की गतिविधियां हैं। तो हल्की विधियों के साथ हमें गलत उदाहरण दिया हुआ है। क्या जॉगिंग करना, बैठ के करते हैं हम जॉगिंग? नहीं, ऑप्शन ये जो है हमारा गलत पेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 25 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया हुआ है कि मयूर एक लड़का है, ठीक है, अपने कुर्ते पे उसने देखा कि उसके कुर्ते पे एक चिकनाई का दाग लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हटाने के लिए वो किस अवशोषक का प्रयोग करेगा? मयूर के कुर्ते पे एक चिकने दाग लगे हुए हैं, मतलब चिकनाई का एक दाग लगा हुआ है, और वो किसका इनमें से प्रयोग करेगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, चौक का प्रयोग करेगा। क्योंकि चौक क्या करता है कि जितने भी हमारे कपड़ों पे जो तेल के दाग होते हैं या चिकनाई के दाग होते हैं या घी के जो दाग होते हैं, तेल क्या करता है, सॉरी चौक क्या करता है, इनको बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, यानी कि अपने अंदर सोख लेता है चौक, और जिससे कि जो हमारा जो दाग होता है उसको हटाना बहुत आसान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा है कि किस आयु में बच्चे के अस्थायी दांतों के स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं? तो हमने पहले भी पढ़ा कि स्थायी अस्थायी दांत जो होते हैं वो उनकी संख्या 20 होती है, ठीक है। अस्थायी दांतों को हम दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं और प्राकृतिक प्राथमिक दांतों के नाम से भी जानते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी आयु में बच्चों के अस्थायी दांतों की जगह स्थायी दांत आने लगते हैं? तो अगर हम बात करें 5 से 6 साल की उम्र में, 5 से 6 साल की उम्र के बच्चों की बात करें, तो इसमें इनके जो दांत होते हैं, अस्थायी दांत जो होते हैं, वो गिरने लगते हैं, उनकी जगह कौन ले लेता है? स्थायी दांत ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी जो होगा, ऑप्शन सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा है कि ISI मार्क का चिन्ह निम्नलिखित में से किस लेवल पर हो सकता है? ISI के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ISI मार्क के बारे में, कि ये ज्यादातर हमें किस पे देखने को मिलता है? सीमेंट पे देखने को मिलता है, ठीक है, और स्टील पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ISI जितने भी मार्क हो, ISI का जो मार्क होता है, जितने भी हमारे बिजली के उपकरण होते हैं उस पे देखने को मिलता है, सीमेंट पे देखने को मिलता है, ठीक है, और हमारा स्टील पे देखने को मिलता है, प्रेशर कुकर वगैरह पे, ठीक है। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सा हो सकता है? क्या ISI हमें बिस्किट पे देखने को मिलता है? नहीं, जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे उन पे कौन सा हमें साइन देखने को मिलता है? FSSAI का हमें साइन देखने को मिलता है, ठीक है। FSSAI जो है हमारा जो साइन है उस पे देखने को मिलता है। FSS सॉरी FSSAI, ठीक है। FSSAI जो है हमारा, वो हमारा जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन पे देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए भी नहीं आंसर होगा इसका। बी घी पे, नहीं, घी पे भी हमारा FSSAI का साइन देखने को मिलता है। सेब के रस पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे खाद्य पदार्थ से संबंधित है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं, हमारा जो है आंसर ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है, कि इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हाथों को अच्छी तरह से डैश तक धोना चाहिए, मतलब कि कितने सेकंड तक हमें अपने हाथों को धोना चाहिए व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए? अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हाथ धोना। क्यों? क्योंकि अगर हम हाथ धोते हैं तो इससे हमारे हाथ जो होंगे वो कीटाणु रहित हो जाएंगे, ठीक है, कीटाणु नष्ट हो जाएंगे हाथ धोने से, बैक्टीरिया पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हाथ धोने से हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने सेकंड तक हम अपने हाथ धोते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 20 सेकंड तक हाथ धोने तक, 20 सेकंड तक अगर हम हाथ धोते हैं तो उससे जितने भी हमारे बैक्टीरिया होंगे या जितने भी हमारे कीटाणु होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है हमसे कि जब समय और ऊर्जा बचाने के लिए दो गतिविधि एक साथ समूहीकृत और एक साथ निर्धारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब अगर हम
एक ही समय पे दो गतिविधियां एक साथ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारा समय और ऊर्जा बचाने के लिए हम कर रहे हैं दो काम एक साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्रम बचत कहते हैं। ठीक है, श्रम बचत मतलब इसमें हमारी जो मेहनत है वो क्या हो रही है, बच रही है। ठीक है, एक ही समय में हम दो काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, हमारी मेहनत को कम कर रहे हैं और साथ ही साथ समय भी इसमें कम लग रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रम बचत कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा काम भी जल्दी से पूरा हो जाता है और आसानी से भी पूरा, मतलब जल्दी हो जाता है और आसानी से हम इसको पूरा भी कर लेते हैं, जल्दी से और आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दी हुई है मैचिंग यानी कि मिलान। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें सूची 1 में एक जगह धब्बे दिए हुए हैं और दूसरी जगह दिए हुए हैं दाग हटाने वाले एजेंट। तो चलिए मैच करते हैं। अगर हम बात करें तेल के दाग की, तो तेल के दाग को सबसे ज्यादा तेल के दाग की अगर हम बात करें तो जो तेल का दाग है वो उसके लिए अ, उसके लिए हमारा जो एजेंट होगा वो कौन सा होगा, ग्रीस अवशोषक जो होगा वो जितने भी तेल के दाग हैं इसको जल्दी हटाने के लिए, मतलब जल्दी हटाने में काम करता है। ग्रीस अवशोषक की बात करें तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि चॉक पाउडर हो गया, टैल पाउडर हो गया, ये सारे के सारे हमारे ग्रीस अवशोषक होते हैं। अगर हम बात करें ग्रीस विलायक की, तो ये जितने भी हमारे पेंट वाले दाग होते हैं इनको हटाने में काम करता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल का दाग हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ग्रीस विलायक होते हैं जो पेंट के दाग को हटाने में काम करते हैं। अगर हम बात करें शारीरिक अभिक्रमक की, शारीरिक अभिक्रमक की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे हल्के फुल्के जो दाग होते हैं, जैसे पसीने के जो दाग होते हैं, ये इसको हटाने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अम्लीय अभिक्रमक। अम्लीय अभिक्रमक जो है वो जंग जैसे दागों को हटाने का काम करता है। जैसे अम्लीय अभिक्रमक में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, नींबू हो गया, सिरका हो गया, ये सब जो होते हैं वो जंग के दाग को हटाने में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिलान दिया हुआ है। एक तरफ हमें सूची दी हुई है, सूची 1 में हमें खाद्य सामग्री दी हुई है, ठीक है, और सूची 2 में हमें उससे मिलने वाले पोषक तत्व दिए हुए हैं। तो मिलान करते हैं, इनका भी मैचिंग करते हैं। अगर हम बात करें सूची 1 की, तो इसमें हमें दी हुई है अरहर दाल। अरहर दाल से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है अरहर दाल से, ठीक है। और अगर हम बात करें हरी पत्तेदार सब्जियों की, तो हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें फाइबर मिल रहा है। बाजरे की बात करें तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। घी की बात करें तो उससे हमें फैट मिल रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी हमें क्या दिए हुए हैं, मिलान दिए हुए हैं। इसमें एक जगह हमें दिए हुए हैं महंगे पदार्थ, ठीक है, महंगे खाद्य पदार्थ, और दूसरी ओर दिए हुए हैं हमें सस्ते खाद्य पदार्थ। अगर हम महंगे खाद्य पदार्थ की बात करें, ठीक है, जितने भी हमारी महंगे खाद्य पदार्थ की जो सूची में रखे गए पदार्थ है, अगर उनकी बात करें तो हम चीनी की जगह हम किसका उपयोग कर सकते हैं, गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, संतरे की जगह किसको दे दी गई है यहाँ पे, संतरे की जगह किसको दी गई है यहाँ पे, अमरूद को दी गई है। ठीक है, पनीर की अगर हम बात करें, यानी संतरे की जगह हमें अमरूद दिया हुआ है, पनीर की जगह हमें सोयाबीन दी हुई है सॉरी, चीनी चीनी की जगह हमें गुड़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बादाम की जगह हम मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें मिलान दिया हुआ है, मैचिंग दी हुई है। एक तरफ हमें खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें मिलावट वाले पदार्थ दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें मिलावट की गई हुई है या मतलब मिलावट की जाती है। एक तरफ खाद्य पदार्थ और दूसरी तरफ मिलावट वाले पदार्थ जिनको हम मिलावट में यूज करते हैं। अगर हम बात करें दूध की, तो दूध में क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, जिससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें हल्दी की, हल्दी में मेटानिन पीला रंग मिलाया जाता है जो एक हानिकारक रसायन होता है जो हल्दी की या जितनी भी दालें होती हैं पीली उनकी चमक को बढ़ाता है। ठीक है, सरसों के तेल की अगर हम बात करें तो इसमें अर्जेनॉन ऑयल को मिलाया जाता है। चने दाल में
केसरिया दाल की मिलावट की जाती है जो बिल्कुल सेम चना दाल की तरह लगती है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी हमें मैचिंग दी हुई है, मिलान दिया हुआ है। एक तरफ हमें पोषक तत्व दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें सब्जियां दी हुई हैं। एक तरफ हमें पोषक तत्व और दूसरी तरफ हमें सब्जियां दी हुई हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए हमें किससे मिलता है? गाजर से और पपीते से हमें विटामिन ए मिल रहा है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है? मूंगफली से और सोयाबीन से। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमें किससे मिल रहा है? हरी पत्तेदार सब्जियों से। और विटामिन सी हमें मिलता है अमरूद और नींबू से। अगर हम इसके सही विकल्प की बात करें यानी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें भी हमें मैचिंग दी हुई है। एक तरफ हमें खेल के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके उदाहरण दिए हुए हैं। अगर हम खेल के प्रकारों की बात करें तो निष्क्रिय खेल हमारे कौन से होते हैं जिसमें बच्चे जो होते हैं वो जो खेलते हैं वो खिलौनों के साथ अकेले खेलना पसंद करते हैं, वो हमारे निष्क्रिय खेल कहलाते हैं। ठीक है। सक्रिय खेल की बात करें तो उसमें हमारे जो साइकिल चलाना हो गया उसमें आता है। ठीक है। जिज्ञासापूर्ण खेल की बात करें तो जितने भी कार के जो जितने भी पेच वगैरह होते हैं उनको खोलना या लगाना, बच्चे जिज्ञासी रूप से उस खेल को खेलते हैं। अगर प्राकृतिक खेल की बात करें तो लड़कियों को सबसे ज्यादा किससे खेलना पसंद होता है? गुड़िया से खेलना पसंद होता है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन दो तरीकों को या किन दो तरीकों से कम लागत वाला भोजन तैयार किया जा सकता है? मतलब कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम कम लागत वाला भोजन तैयार कर सकते हैं? मतलब जिसमें हमारा जो है जितनी भी सामग्रियां हैं उनकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो उनकी लागत है वो बहुत कम लग रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार हम देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सब्जियों को समान रूप से काटना, मौसमी खाद्य पदार्थ खरीदना, दाल को पकाने से पहले भिगो देना, बचे हुए भोजन को आकर्षक तरीके से संशोधित करना। अगर हम बात करें ऑप्शन टू की तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे मौसमी खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम खरीदते हैं। ठीक है। और जो हमारा जो ऑप्शन थर्ड है उसमें हमें दिया हुआ है कि दाल को पकाने से पहले हम क्या करते हैं? उसे भिगोते हैं ताकि उससे हमारा जो टाइम है वो कम लगे और हमारी जो गैस की जो बचत है वो भी की जा सके। तो अगर हम बात करें ऑप्शन टू और थ्री की तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू और थ्री करेक्ट इसकी स्टेटमेंट होगी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा क्योंकि हमारा पॉइंट टू और पॉइंट थ्री जो है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सीमा ने सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदने से मना कर दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? सीमा ने सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदने से मना कर दिया। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। विक्रेता मानकीकृत वाले बाट का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तराजू के प्लेट के तले पर चुंबक लगा रहा है। विक्रेता ताजी सब्जी दे रहा था या विक्रेता के बाट के स्थान पर पत्थर से वो तोल रहा था। अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड की तो कई ऐसे सब्जी विक्रेता होते हैं जो अपने तराजू की प्लेट के नीचे क्या लगा देते हैं? चुंबक लगा देते हैं जिससे जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें विक्रेता बाट के स्थान पर पत्थर से भी क्या करते हैं, कई विक्रेता जो होते हैं सब्जी वाले वो क्या करते हैं? बाट के स्थान पर किसका यूज करते हैं? पत्थर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। अगर हम इसके सही विकल्प की बात करें तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो था हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते? अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से संसाधन है जो हम किसी दूसरे को हस्तांतरित उसमें नहीं कर सकते, तो अगर हम बात करें ऑप्शन थर्ड की
क्या हम समय जो है वो दूसरों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, आभूषण भी दे सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है ऊर्जा, ऊर्जा हम कैसे देंगे? ऊर्जा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी, समय और ऊर्जा। समय और ऊर्जा जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। समय और ऊर्जा क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर हम इसके सही विकल्प की बात करें तो इसका विकल्प यानी जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी अनजान धब्बे को हटाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण को उचित क्रमों में लगाइए। यानी हमें ये बताना है कि अगर हम कोई भी अनजान धब्बे को हटाते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसके सही क्रम की बात करें तो धब्बे को उसी समय हटा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ताज़ा होता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो चरण बनता है वो ये बनता है, सबसे पहला क्रम, कि धब्बे को उसी समय पे हटा लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि उस धब्बे को हमें क्या करना चाहिए, ठंडे पानी में भिगो देना चाहिए। यानी दूसरा क्रम क्या बनता है हमारा, उस धब्बे को फिर हमें ठंडे पानी में भिगो देना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए कि पानी में भिगोते समय हमें क्या करना चाहिए, उसे फिर उस पे साबुन का यूज करना चाहिए, ठीक है, गर्म साबुन वाले पानी का यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 बन गया हमारा क्रम, और धूप में फिर उससे हमें एंड में सुखाना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारे ये क्रम बन गए हैं। क्रम की अगर बात करें, सही क्रम क्या होगा कि धब्बे को समय पे हटा लेना चाहिए जब वो ताज़ा हो, ठीक है, उसके बाद उसे ठंडे पानी में भिगोना चाहिए, फिर उस पे गर्म साबुन वाला पानी डालना चाहिए, फिर उसे धूप में सुखाना चाहिए। तो बात करते हैं इसके सही ऑप्शन की। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से पोषक तत्व जो है हमें प्रदान करते हैं। मतलब हमें जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है यानी ऊर्जा मिलती है, वो कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, और इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं चीनी और मेवा, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। और वसा, वसा जो है वो भी हमें इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो हमारा जो पॉइंट 1 है और जो 3 है वो जो है 41 का करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला कार्बोहाइड्रेट और तीसरा हमारा वसा। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से समय प्रबंधन के महत्व को समझाइए, कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसका जो है महत्व क्या है। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सीमित समय अवधि में लक्ष्य पाने में ये सहायक होता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट क्या करता है हमें, कि हमारे जितने भी जो हमारा जो टाइम है, एक जो सीमित टाइम है, ठीक है, लिमिटेड जो टाइम है, उसमें जितने भी हमारे गोल्स हैं या हमारे लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारी मदद करता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारी व्याकुलता को बढ़ाता है, नहीं। फुर्सत का समय नहीं देता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समय की बर्बादी से बचाता है। तो समय प्रबंधन क्या कर रहा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहा है और समय की बर्बादी को कम कर रहा है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो हमारा केस स्टडी आधारित प्रश्न है। इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ क्या है चलिए पढ़ लेते हैं। संसाधनों को मानव और गैर मानव रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी जितने भी हमारे संसाधन है उन्हें मानव और गैर मानव रूप में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और इनमें से समय, पैसा, ऊर्जा, जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं वो सब शामिल होते हैं और सभी सीमित होते हैं। इन संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन का मतलब होता है कि उन्हें समझदारी से उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, चाहे आप साइकिल से जाएं या पैदल जाएं, तो आपको समय और ऊर्जा दोनों की ही आवश्यकता होती है। यदि आप एक शॉर्टकट चुनते हैं तो आप जल्दी अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं, जिससे दोनों संसाधनों को बचाया जा सके। यह दर्शाता है कि समय, ऊर्जा दोनों क्या है, एक साथ हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। समझदारी से चुनाव करने से हम अपने सीमित संसाधनों का अधिक उपयोग कर सकते हैं। तो ये केस आधारित स्टडी बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन है
केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है हमने रीड करा, ये पैराग्राफ किस पे है, संसाधनों से संबंधित है और हमारे समय और ऊर्जा से संबंधित है। तो बाकी अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से समय योजना बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। समय योजना बनाने के लिए हमारा जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है। अगर हम बात करें समय योजना की तो डी क्या है हमारा, सॉरी सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फरस पर झाड़ू लगाते समय क्या कर रहे हैं हम, पोस्चर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैचिंग दी हुई है, मिलान दिया हुआ है, एक जगह हमें कारक दिए हुए हैं, दूसरी और उदाहरण दिए हुए हैं। अगर हम इसकी मैचिंग की बात करें तो गतिविधियां का अनुक्रम क्या कर रहा है हमें, कि जितने भी हमारे काम हैं उनको एक सुव्यवस्थित रूप से कर रहा है, क्रम में लगा रहा है। अगर इसके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक थकावट का कारण नहीं है। अगर हम मानसिक थकावट की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि जो कम प्रेरणा है। कम प्रेरणा क्या है कि हम प्रोत्साहित ना होना, कम प्रेरणा क्या कहता है हमारा, कि ये हमारा मानसिक थकावट का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा समय योजना बनाने का कदम नहीं है। समय योजना बनाने का कदम नहीं है अगर हम बात करें सभी कार्यों के लिए तो पैसों के आवंटन किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। हमसे पूछा है समय बनाने के लिए कौन सा कदम हम नहीं उठाते हैं, तो हम शेड्यूल भी बनाते हैं, परिवार के सदस्यों को कार्य भी सौंपते हैं, गतिविधियों के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें क्या है कि विभिन्न कार्यों के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसों का आवंटन करना। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 भी हमारा क्या है, केस स्टडी आधारित प्रश्न है। इसमें भी हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है कि भोजन हमारी भूख को क्या करता है, तृप्त करता है, यानी भूख को मिटाता है, तथा हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमें अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए पोषण आवश्यक है। हम पोषण को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें बताता है कि शरीर में प्रवेश करने के व उसके बाद भोजन का क्या होता है। जिस भोजन का हम स्वयं सेवन करते हैं उसमें अनेक रसायन तत्व होते हैं। इन रसायन तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व भोजन में उपस्थित व अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक कटोरी उबले चावल से हमें कौन सा पोषक तत्व जो है वो मिल रहा है। जल मिल रहा है, वसा मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है। एक कटोरी उबले चावल से हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमारी अभाव जनित रोगों से रक्षा करता है। अभाव जनित रोगों से हमारा कौन रक्षा करता है, हमारा जो प्रोटीन है। प्रोटीन जो है हमारा वो क्या करता है, हमारे हमें रोगों से बचाता है, यानी कि विटामिन जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरिता अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देना चाहती है, निम्नलिखित में से वो किसका चयन करेगी, कौन से आहारों का चयन करेगी। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो इडली सांभर, ऑप्शन 2 है बर्गर, 3 है नूडल्स और 4th है मिश्रित सब्जियों का पोहा। तो अगर हम पौष्टिक आहार की बात करें तो पौष्टिक आहार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इडली और सांभर जो है वो हमारा पौष्टिक आहार में आता है और मिश्रित सब्जियों का पोहा भी क्या है हमारा आता है। नूडल्स और बर्गर जो होते हैं वो हमारे नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पालक, मेथी, पुदीना में से कौन से तत्व ऐसे पाए जाते हैं। तो पालक, मेथी, पुदीना में हमें अलग अलग तत्व दिए हुए हैं, प्रोटीन, लोहा, वसा, कार्बोज, कैरोटीन। तो कौन से पाए जाते हैं हमें, हमारे उसमें धनिये में, पालक में, पुदीने में तो कैल्शियम पाया जाता है ज्यादातर, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि मलाई रहित दूध में किस पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है।
यानी जो हमारा मलाई वाला दूध जो होता है उसमें मतलब जिस दूध में मलाई नहीं होती है वो पोषक तत्व की मात्रा उसमें किसकी कम होती है, यानी कि प्रोटीन की हमारी जो मात्रा है वो कम होती है मलाई रहित दूध में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसके साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हमारी सारी क्लास की अपडेट आपको वहाँ पे मिलती है। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है और भी ज़्यादा बेहतर बन पाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और अगर वीडियो से कन्फ्यूज़न दूर हुई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बाँटने से बढ़ती है। और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप किस क्लास के हो और कौन सा सब्जेक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहिए।